नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आप भारत 24 पर 9 बजे देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। आज की शुरुआत एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत और विचारणीय खबर से है। हम हर रोज कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो आपकी हमारी जिंदगी से सीधा ताल्लुक रखते हैं, और इसीलिए आज उस खबर से जो आपसे, हमसे, हिंदुस्तान के इस नए पावर हाउस से ताल्लुक रखती है। यह नए भारत का संवाद है जो बस अब शुरू होने को है। आज सबसे पहले मैं बात करूंगी उस जेनरेशन की जिसके जिम्मे देश और दुनिया की तकदीर बदलना लिखा है, और इसीलिए लंदन से दिल्ली तक इस जेन जेड की सफलता के किस्से मशहूर हो रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पीपली लाइव बन चुके उस मुद्दे की जिसके कारण सिंध में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, और फिर बात होगी परिवारवाद को लेकर पैदा हुए उस खतरे की जिसे बचाने के लिए 2024 में आखिरी जंग लड़े जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और अंत में बात उस खबर की होगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मेरा हिंदुस्तान है की बात होगी। न पक्ष न विपक्ष, रूबिका आपके समक्ष। भारत की बात आज आप समझने और सुनने वाले हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से समझने और देखने की शुरुआत कर लीजिए। आज मुझे बात करनी है देश की जेन जेड से और उनके भविष्य को लेकर चिंतित होने वालों से। सबसे पहले आप इन दो तस्वीरों को मेरे साथ जो चल रही है देख लीजिए। ये दो तस्वीरें एक जनरेशन की जिद, जुनून, कुछ कर गुजरने की उस डिटर्मिनेशन की कहानी है। पहली तस्वीर में दिख रहा एक बच्चा आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, क्योंकि वो लॉन टेनिस के सबसे पुराने टूर्नामेंट का चैंपियन है। 1877 में विंबलडन की शुरुआत हुई थी। 2023 में उसी विंबलडन को 20 साल के एक लड़के ने जीत लिया। तस्वीरें देखिए। 20 साल का मतलब समझते ना आप? यानी 2003 की पैदाइश। यानी जब से इस बच्चे ने आंखें खोली तब से सिर्फ 4 खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट का चैंपियन बनते उसने देखा। यानी रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, एंडी मरे, नोवाक जोकोविच। यही वो 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2000 के बाद विंबलडन जीता। सिर्फ 4 खिलाड़ी। लेकिन इस लड़के की जिद तो देखिए आप। इसने जो ख्वाब देखा उसे महज 6 साल में पूरा कर लिया। 14 साल की उम्र में रैकेट पकड़ा और फिर हो गई जीत। I started playing tennis, watching you. I mean, since I was born, you know, you. नाम है इस चैंपियन का कार्लोस अल्कारेज। लंदन में विंबलडन के सेंट्रल कोर्ट में 4 घंटे 43 मिनट तक कार्लोस का ऐसा राज रहा कि विंबलडन में नोवाक जोकोविच ने 34 मैचों बाद हार का स्वाद चखा। जिस तरह से अपने हर स्मैश में अल्कारेज ने जोकोविच को परेशान किया, उसका जिक्र जो है जोकोविच ने खुद किया है। स्पेन के इस यंगस्टर ने टेनिस के चैंपियंस को भी अपना मुरीद बना दिया है। स्पेनिश लॉन टेनिस सुपरस्टार और 22 ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने अपने हमवतन यंगस्टर की इस जीत पर उन्हें बधाई देते हुए क्या लिखा है, सुनिए। मुबारक हो कार्लोस, आपने हमें आज खुशियों की सौगात दी है। मैं भरोसे से ये कह सकता हूँ कि स्पेनिश टेनिस के हमारे पुरोधा मनोलो सेंथेना जहाँ भी होंगे ये देखकर खुश रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे। इस वक्त को जियो चैंपियन। लॉन टेनिस टूर्नामेंट में ग्रैंड स्लैम उन 4 चैंपियनशिप को कहा जाता है जिसको जीतना हर लॉन टेनिस प्लेयर का सपना होता है। इसमें विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन शामिल हैं। विंबलडन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में सबसे प्रतिष्ठित पोजीशन रखता है, और इसीलिए कार्लोस की जीत बहुत खास हो जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कार्लोस अल्कारेज की जीत की नहीं है ना, ये कहानी तो इससे आगे की है। ये कहानी उस जेनरेशन की है जिसे जेनरेशन जेड, जेनरेशन जी कहा जा रहा है। जेनरेशन जी की कैटेगरी में वो युवा पीढ़ी है जिनका बर्थ या जिनका जन्म साल 1997 से 2010 के बीच हुआ है।
कार्लोस अल्कारेज इसी जनरेशन Z में आते हैं और इसी जनरेशन को जनरेशन Z कहने के पीछे एक क्रोनोलॉजी है, उसे समझिए। ब्रिटानिका जो एनसाइक्लोपीडिया उसकी एक है, उसके मुताबिक जनरेशन X उस पीढ़ी को कहते हैं जिनका जन्म 1965 से 1980 के बीच हुआ है। अब आप तय कीजिए आप कौन सी वाली जनरेशन में आ रहे हैं। अगर जनरेशन आप X हैं तो फिर 1965 से लेकर 1980 के बीच आपका जन्म हुआ है। अगर जनरेशन Y है तो फिर आपको मिलेनियल भी कहा जाएगा। इस जनरेशन में 1981 से 1996 में आपका जन्म हुआ होगा। 1997 से 2010 के बीच जिसने जन्म लिया है उस पीढ़ी को कहते हैं जनरेशन Z। जनरेशन Z वो पीढ़ी है जिसने अपने जन्म के साथ ही इंटरनेट का इस्तेमाल सीख लिया। वो छोटे छोटे बच्चे देखते हैं ना, आप ऐसे ऐसे स्वाइप करते रहते हैं, आप बस फ़ोन दे दीजिए, उनको आता है सब करना, हम चौंक जाते हैं। यानी पहली पीढ़ी जिसने हाई स्पीड इंटरनेट को सबसे जल्दी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लिंक्डइन के मुताबिक जेन Z वो आबादी है जो प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क वेबसाइट पर सबसे तेज़ी से जुड़ रही है। यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैरियर ग्रोथ में वो करने में बहुत माहिर है। पीयू रिसर्च सेंटर ने अगस्त 2022 में एक सर्वे किया। उस सर्वे का आंकड़ा जो सामने रखा है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अप्रैल से मई 2022 में अमेरिका में जनरेशन Z में आने वाले युवाओं के डिजिटल मीडिया यूसेज को लेकर ये सर्वे हुआ है। इस सर्वे के मुताबिक जनरेशन Z ऑनलाइन रहने में सबसे ज़्यादा समय खर्च करती है। YouTube का इस जनरेशन ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है और अगर आंकड़े आप देख ले तो 95%। आपके मोबाइल में जो डेली ऐप्स आती हैं ना, इसमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी दूसरी ऐप्स आती हैं, उसका इस्तेमाल भी ये जनरेशन बहुत बढ़िया से करती है और उसका आंकड़ा है लगभग 77%। पीयू रिसर्च सेंटर के 2021 में किए एक सर्वे के मुताबिक जनरेशन Z ने क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा अपनी आवाज़ बुलंद की है। आगे आगे देखते जाइए, ये बहुत शानदार रिसर्च है। हो सकता है आपके बच्चे इस वक्त या जनरेशन Z इस वक्त आपके पास बैठी हो और आपको देखकर ये कह रही होगी देखिए हम कितने काम के हैं, और यकीन मानिए ये जनरेशन Z बहुत काम की है। जनरेशन Z के 37% युवाओं ने क्लाइमेट चेंज को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। इस जनरेशन के 32% युवाओं ने यह कहा है कि वो क्लाइमेट चेंज को लेकर पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। जनरेशन Z के 56% युवाओं ने सोशल मीडिया पर क्लाइमेट चेंज से जुड़े कंटेंट को देखा है और समझा है, और 45% युवाओं ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर अपनी बात रख चुके हैं, उन्हें ये बात पसंद है। तो ये तो जनरेशन Z सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात कर रही हो ऐसा नहीं है, या उसी को लेकर बिजी हो ऐसा नहीं है, ये अपने फ्यूचर को लेकर भी वक्त से पहले अवेयर हो जाती है। हमारे वक्त में क्या होता था बताइए आप? 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद हम सोचते थे कि बताइए क्या करना चाहिए, हमें क्या बनना है। लेकिन ये जो 1997 के बाद पैदा हुई पीढ़ी है ना, इन सवालों का जवाब ढूंढने में ये देर नहीं लगाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक 1997 के बाद पैदा हुए युवा खुद से ज़्यादा समाज और उसके अलग अलग आइडेंटिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इसी वजह से वो उस काम को ज़्यादा चुनते हैं जिससे समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। इस जनरेशन के युवा पुश्तैनी व्यवसाय या कारोबार को छोड़कर ऐसे काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जिससे समाज में चेंज आए, बदलाव हो। यही वो जनरेशन है जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती की बात करती है, जो ख्वाहिशों पर वक्त नहीं गवाती है, उसकी जगह वो रिजल्ट पर वक्त लगाती है, जिसने जो करने की ठान ली उससे पीछे हटने की सोचती ही नहीं है। और इसीलिए इस जनरेशन के युवा ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी इनको रिजल्ट चाहिए। वो जिस भी तरीके का सपना सोचते हैं उसे कितना पा लिया है, कितना पाना है, कितना रिजल्ट मिला है, ये जनरेशन उसमें यकीन करती है। और यही कैरेक्टरिस्टिक जो आपके सामने मैंने रखे, ये हवा में नहीं रख दिए हैं, ये तगड़ी रिसर्च के आधार पर रख रही हूँ। जेन Z में शामिल युवा अपने पहले की पीढ़ियों के मुकाबले जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। ये युवा ग्रेजुएशन, कॉलेज और अपने करियर को लेकर वक्त से पहले सोचती है।
ये पीढ़ी नियमों को लेकर इतनी पाबंद है कि ये ड्रिंक एंड ड्राइव, हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर अपने पहले की आबादी से ज्यादा सजग है, अवेयर है। इसकी एक वजह यह भी है कि इनके पेरेंट्स ज्यादातर जनरेशन एक्स से आते हैं, जो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत अवेयर हैं। जेन जेड की आर्थिक परिपक्वता की एक वजह यह भी मानी जाती है कि ये वो आबादी है जिसने आर्थिक मंदी में अपने माँ बाप को परेशान होते हुए देखा है। यानी ये आबादी 2007 से 2009 के बीच का वक्त एकदम कम उम्र में देख चुकी है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे ना कि अपने आप में भरोसा रखें, एक दिन पूरा विश्व आपके कदमों में होगा। और आज की युवा पीढ़ी इसी भरोसे के साथ आगे बढ़ रही है। अब आप कहेंगे, रूबिका आप तो कार्लोस अल्कारेज की बात कर रही हैं, हिंदुस्तान की कीजिए ना। तो फिर आ जाइए 6,693 किलोमीटर का सफर तय करके मेरे भारत में। अभी 3 दिन पहले भारत और वेस्ट इंडीज के बीच विंसर पार्क डोमिनिका में खेले गए मैच को आप याद कीजिए। देखा होगा आपने वो मैच। महज 21 साल के यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में 171 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। यशस्वी जायसवाल के पिता आपको पता है क्या करते हैं? यशस्वी के पिता गोलगप्पे बेचते थे, लेकिन यशस्वी ने कभी इसको अपनी कमजोरी नहीं बनने दी कि मेरे पिता तो गोलगप्पे बेचते हैं, मुझे भी गोलगप्पे ही बेचने होंगे, मुझे भी सड़क पर ऐसे ही ठेला लगाना होगा। बल्कि इसी को अपनी ताकत बना लिया यशस्वी ने। यशस्वी जायसवाल ने 2023 आईपीएल में राजस्थान रॉयल के लिए 48 की औसत से 625 रन बनाए और फिर भारतीय पुरुष टेस्ट टीम में बतौर ओपनर शानदार शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल की बैटिंग देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये उनका पहला इंटरनेशनल मैच था। ये तो रही क्रिकेट की बात। भारत में कई बिजनेस स्टार्टअप की सफलता की इबारत भी इन्हीं युवाओं यानी जेन जेड की लिखी हुई है। इसमें बायजूस, ओयो रूम्स, ड्रीम 11 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनके मालिक बहुत ही यंग हैं। इनकी रिस्क लेने की काबिलियत ने इन्हें सफलता का आइकॉन बना दिया है। इन्हीं युवाओं की काबिलियत की वजह से भारत आज दुनिया का स्टार्टअप हब बना हुआ है। आपको पता है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। दुनिया के 100 यूनिकॉर्न्स में 6 भारत में हैं, जिसमें बायजूस है, स्विगी है, ओयो रूम्स हैं, ड्रीम 11 है, रेजर पे है, ओला कैब्स है। बायजूस का मार्केट कैप दुनिया में 12वें नंबर पर पहुंच गया है। मैं आपको भारत की 2 छोटी लेकिन बेहद अलग सोच वाली स्टार्टअप की कहानी सुनाती हूं। पहली है श्रवण और संजय कुमारन की। श्रवण का जन्म 1999 में हुआ था और संजय का 2001 में। चेन्नई के रहने वाले दोनों भाइयों को फोर्ब्स 30 अंडर 30 अवार्ड मिला है। क्यों? क्योंकि दोनों भाइयों ने मिलकर 7 ऐप्स बनाई हैं जो आपको एप्पल स्टोर पर मिल जाएंगी। 3 ऐप्स ऐसी बनाई हैं जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी। और इन दोनों भाइयों का एक कैच मी कॉप गेम एप्लीकेशन भी है जो भारत में यूथ का चहेता गेम है, जिसे इन दोनों भाइयों ने महज 9 साल और 11 साल की उम्र में बना लिया। अब भारत के एक और युवा सीईओ की कहानी आपको सुनाती हूं। केरल के कोड़िकोड की रहने वाली वेब डिजाइनर श्रीलक्ष्मी सुरेश, अभी आप स्क्रीन पर उसे देख रहे हैं। इसकी सफलता या इनकी सफलता जेन जेड की असली परिभाषा बताती है। श्रीलक्ष्मी सुरेश ने महज 6 साल की उम्र में अपनी पहली वेबसाइट बना ली। इस उम्र में हम और आप क्या कर रहे थे, जरा सोचिए। मतलब हमें यह भी याद नहीं होगा कि इस उम्र में हम क्या कर रहे थे, किसके साथ थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, जब तक हमें कुछ याद ना दिलाया जाए। लेकिन श्रीलक्ष्मी ने तो महज 11 साल की उम्र में अपनी कंपनी बना ली। टाइनी लोगो और ई डिज़ाइन श्रीलक्ष्मी की सबसे बड़ी वेब डिज़ाइनिंग कंपनी है। भारत के लिए आज जेन जेड की बात करना इसलिए ज़रूरी है और इसे लेकर हमें उत्साहित होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा जेन वाई और जेन जेड का ही है। यानी हमारा फ्यूचर इन्हीं युवाओं के हाथ में है जिनकी सफलता के किस्से से पूरी दुनिया हैरान है। भारत में कुल आबादी का 27.2% युवा है। भारत में वर्कफोर्स में 15 से 29 साल के युवाओं का कुल प्रतिशत 41.4% है। यानी भारत में काम कर रही लगभग आधी आबादी युवा है। यानी हमारी युवा आबादी काम करने के मामले में पहले के जेनरेशन से लगभग 2 गुनी रफ्तार से आगे आ रही है। यही वो आंकड़े हैं जो नए भारत की तकदीर और तस्वीर बुलंद करने का मादा रखती है।
जेन जेड वो जेनरेशन है जिसे आप कलम थमा दो तो इतिहास लिख देगी, बल्ला थमा दो तो रनों की अंबार लगा देगी, रैकेट थमा दो तो पदकों की झड़ी लगा देगी। लेकिन ये जेनरेशन वही करेगी जो उसका मन होगा। इसीलिए आज के पेरेंट्स के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस पीढ़ी को दिशा दिखा रहे हैं उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नज़र रखने की ज़रूरत है। बाकी वो हर चीज़ को हमसे बेहतर समझते हैं और बेहतर करने का मादा रखते हैं। और अगर उनके उस जुनून को, उनके इस पैशन को चैनलाइज कर दिया गया तो यकीन मानिए, आप अपने बच्चे को ये कहते हैं ना कि देख गली में तेरे बाप के नाम से तू पहचाना जाता है, फिर वो दिन आएगा जब आप अपने बेटे या बेटी के नाम से पहचाने जाएंगे। वो जब गुजरेगा तब ये कहा जाएगा कि ये, आप जब गुजरेंगे तो कहा जाएगा कि ये फला के पिता है। नज़र रखने की है ज़रूरत देश के एक गांव पर भी है, क्योंकि इस गांव में बीते कुछ दिनों से जो हो रहा है, आज मैं उसी पर अपने वतन की आवाम से कुछ सवाल करने आई हूँ। मैं बात करने आई हूँ उस वेब सीरीज़ की जो किसी खास OTT पर रिलीज़ नहीं हुई है, बल्कि आपके टीवी पर हर चैनल पर, खासकर न्यूज़ चैनल पर चल रही है। कहीं इस वेब सीरीज़ के ट्रेलर रिलीज़ हो रहे हैं तो कहीं टीज़र दिख रहा है। कुछ तो एक कदम आगे बढ़कर एपिसोड दर एपिसोड कहानी कह रहे हैं। मेरे स्क्रीन पर चलती ये तस्वीरें देखकर आपको इल्म हो गया होगा कि आज मैं बात किस बारे में करने आई हूँ। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में पाकिस्तान से एक बहू आई है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी बहू की चारों तरफ चर्चा हो रही है। सीमा सचिन, जी हाँ, सीमा सचिन, जो कभी सीमा हैदर हुआ करती थी। सोशल मीडिया पर रोज़ाना नए नए रूप में वो दिख रही है। एक दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है, पाकिस्तान की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि एक मंदिर जिस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में मीडिया की पीपली लाइव फिल्म चल रही है। रोज रात को सास बहू के सीरियल की तरह सीमा हैदर की लव स्टोरी प्रसारित हो रही है। मीडिया ने सीमा हैदर को, या उनका जो शो है वो सुपर हिट होने का फॉर्मूला उसमें देखा है, उसे बना दिया है। सीमा का बिग बॉस में जाना बाकी रह गया है बस, अगर इन तस्वीरों को आप देखें तो। नेताओं को भी सीमा हैदर में राजनीति चमकाने और सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। अब इसको बताइए क्या हो रहा है। तो रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने। ये लव जिहाद नहीं हुआ, नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई आप इंडिया में? नेपाल के जरिए आई सर। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया, ये BSF को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? सीमा को किसी फिल्म के सुपरहिट एक्ट्रेस बनाने वालों से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं हर उस शख्स से सवाल पूछना चाहती हूँ जो सीमा हैदर को भारत में देखकर खुशी के मारे उछल रहे हैं। मेरा सवाल है, सीमा की वजह से पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हुए हमले का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान के सिंध में हिंदुओं के घरों पर हुए हमले का जिम्मेदार कौन है? और यह हमला बगैर चेतावनी के नहीं हुआ। हमला करने से पहले वार्निंग दी गई थी। पाकिस्तानी डाकुओं ने साफ शब्दों में कहा था कि सीमा वापस पाकिस्तान नहीं पहुंची तो हिंदुओं का हश्र बुरा होगा। हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया, इंडिया में दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतुदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब हाथ आ गया उसका सरिया भरेगा। इज्जत प्यारा है तुम्हारा, वापस करो औरत बच्चों समेत। तो सीमा हैदर को हीरो बनाने वाले लोग ये भी नहीं सोच सके कि एक दुश्मन मुल्क से एक महिला भारत आ गई, वो भी बिना भारत के वीजा के। सीमा का फैमिली बैकग्राउंड तक चेक करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। बस सीमा और सचिन में मसाला दिखा और कैमरा रबुपुरा के उस घर के बरामदे में कूद पड़ा। और एक नहीं, बहुतेरे कैमरे दिखेंगे। सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार हैं। सीमा का भाई पाकिस्तानी आर्मी में सैनिक है। कैमरों को बस सीमा में मसाला नजर आया और इंटरव्यू होने लग गए। सीमा से मोहब्बत के तराने गवाए जाने लगे।
यकीन मानिए कि सीमा की सच्चाई जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। 5वीं पास सीमा इंग्लिश में फ्लुएंट है, कोई बात नहीं, कोई भी हो सकता है, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा ना जब एक दुश्मन मुल्क से कोई महिला ऐसे आन पड़ेगी। सीमा की बोली में ग्रेटर नोएडा की खड़ी बोली का टच आ जाता है। कैसे? सीमा हैदर की माने तो उसने भारत पहुंचने के लिए खूब परेशानियां झेली। इन परेशानियों में शुमार है कराची से सीमा की पहली नेपाल यात्रा, फिर नेपाल से वापस कराची, और फिर कराची से दुबई, और दुबई से वापस कराची, कराची से नेपाल, और फिर नेपाल से ग्रेटर नोएडा। ये देखिए, ये पूरा जाल जो है वो पूरा बिछा हुआ नेटवर्क के जरिए आपको नजर आएगा। पहचान छुपाने का भी सीमा ने नया फॉर्मूला इजाद किया था। घर किराए पर लेने के लिए खुद को बुलंदशहर की रहने वाली लड़की बताया था। एक सवाल जिसका जवाब सीमा को लाइमलाइट में लाने वालों ने पूछा ही नहीं, वो ये है कि 4 जुलाई को पुलिस जब सीमा और सचिन से पूछताछ करने आ रही थी तो दोनों कहां गायब हो गए? क्या सीमा ने ही सचिन और उसके पिता को फरार होने के लिए उकसाया? सीमा और सचिन कैसे पता लगा कि उन्हें पुलिस पकड़ने आ रही है? उनको कैसे मालूम हुआ? सीमा और सचिन को हरियाणा के बल्लभगढ़ से पकड़ा गया था। अब भी केस चल रहा है, हालांकि सीमा जमानत पर है। विदेश से अवैध तरीके से भारत में आई सीमा को आसानी से बेल भी मिल गई है। दरअसल इंडियन फॉरेनर्स एक्ट को समझिए आप। इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 ये कहता है कि अवैध प्रवासी को किसी भी परिस्थिति में भारत में नहीं बसाया जा सकता। लेकिन यही एक्ट ये भी कहता है कि अवैध प्रवासी यदि किसी भारतीय नागरिक से शादी कर लेता है तो रजिस्ट्रेशन करके नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। सीमा हैदर के केस में इसी कानून के तहत उसे जमानत मिली, और जमानत मिलते ही फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और मीडिया, सीमा में हर किसी को एक मसाला दिखा जिसे परोसने में जरा भी देर नहीं की गई। सुरक्षा एजेंसियों को सीमा हैदर की जांच तक नहीं करने दी गई, लेकिन अब सीमा हैदर से यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। सीमा हैदर के कथित पति सचिन से पूछताछ हो रही है। आईबी ने सीमा हैदर के खिलाफ एटीएस को इनपुट दिया है। अब मेरा सवाल आपसे भी है, और हर उस शख्स से जो सोशल मीडिया या टीवी के जरिए सीमा हैदर वाला तमाशा देखकर खुश हो रहा है। सीमा हैदर उस मुल्क से आई है जिसका इतिहास हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें करने का है, जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार है। फिर सीमा पर आपने सावधानी क्यों नहीं बरती? यह हो सकता है कि जांच में सीमा हैदर के मामले में कोई साजिश ना सामने आए, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन क्या इस मामले ने हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को नया फॉर्मूला नहीं दे दिया? क्या आईएसआई एजेंट्स इस फॉर्मूले को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे या नहीं सोच रहे होंगे? क्या आतंकवादी इस फॉर्मूले के तहत भारत के खिलाफ साजिश रचने से चूक जाएंगे? अलग चीज है, परंतु 4 बच्चों की मां इस उम्र में हिंदुस्तान के किसी हिंदू से प्यार, मुझे लगता है कि जांच एजेंसियों को बहुत गंभीरता से इसमें जांच करनी चाहिए। राष्ट्र के साथ कहीं खिलवाड़ न हो जाए। प्रेम है कि जासूसी का कोई मोहरा है। आईएसआई इन दिनों गुप्त सूचनाएं निकलवाने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर रहा है, याद है ना आपको? हाल में कई ऐसे केसेस आए हैं जिनमें पाकिस्तानी महिलाओं ने भारत के अलग अलग लोगों पर फंसाया है, उनसे गोपनीय जानकारियां हासिल की है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर ने हनी ट्रैप में फंसकर गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेज दी। पूर्व आईएफएस अधिकारी माधुरी गुप्ता को आईएसआई एजेंट ने हनी ट्रैप में फंसाकर जानकारियां हासिल की थी। गुजरात के भुज में बीएसएफ कर्मचारी ने हनी ट्रैप में फंसकर कई दस्तावेज जो है वो पाकिस्तान को लीक कर दिए। हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक कर्मचारी से हनी ट्रैप में फंसकर G20 मीटिंग से जुड़े कई अहम इंपॉर्टेंट दस्तावेज पाकिस्तान भेज दिए। सीमा हैदर को स्टार सरीखा सम्मान दिया जा रहा है, ये भी नहीं सोचा गया कि सीमा हैदर कोई साजिश भी हो सकती है। मैं फिर कह रही हूं, मोहब्बत से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वतन से मोहब्बत सबसे बड़ी है। इसमें हमें क्लियर होना चाहिए। एक बार को मान भी लीजिए कि सीमा हैदर किसी साजिश के तहत भारत नहीं आई, उसे मोहब्बत हो गई, लेकिन उसके बावजूद
वो किसी भी गैर तरीके से या किसी भी इल्लीगल तरीके से हिंदुस्तान आ जाएगी और हिंदुस्तान उसे अपना लेगा, या यहाँ की जांच एजेंसियां, यहाँ का कानून, यहाँ का सिस्टम उसे अपना लेगा, ऐसी गफलत में किसी को नहीं रहना चाहिए। और जो हो रहा है इस वक्त सीमा हैदर के थ्रू, वो यही मैसेज दिया जा रहा है या ये मैसेज जा रहा है। सीमा हैदर की वजह से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके लिए किसी जिम्मेदार माना जाए। अब तो हिंदूवादी संगठनों ने भी सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की है। 5वीं फेल होने के बाद भी इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, इस तरीके से मीडिया में बयान देना, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी साजिश हो सकती है। सीमा हैदर 100% मुझे ऐसा लगता है कि जासूस लोगों से मिली हुई है, क्योंकि इसका भाई आर्मी में बताया जाता है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि 72 घंटे के अंदर सीमा हैदर और 4 बच्चों को देश से बाहर निकाला जाए। अगर इनको 72 घंटे के अंदर नहीं निकाला जाता तो हम इस पर आंदोलन करेंगे। पाकिस्तान में हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को अब अपने मुल्क में माइनॉरिटीज खतरे में नजर नहीं आ रहे हैं। वो शहबाज शरीफ जो फोबिया का शिकार हैं, उन्हें अब पाकिस्तान में सब कुछ ठीक लग रहा है। The officially sponsored campaign of oppression against India's over 200 million Muslims is the worst manifestation of Islamophobia. They are subjected to discriminatory laws and policies, hijab bans, attacks on mosques, and lynchings by Hindu mobs. I am particularly concerned by the calls for genocide against India's Muslims. सीमा हैदर की वजह से हुआ हो या किसी दूसरी वजह से इस तरीके के अटैक्स हुए हों, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान में हिंदू खतरे में है। स्वीडन में कुरान का अपमान हुआ तो भारत इस्लामिक मुल्कों के साथ खड़ा रहा, पाकिस्तान सरीखे देशों के साथ खड़ा रहा और कुरान के अपमान को गलत बताया। लेकिन हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में जो सुलूक हो रहा है उस पर इस्लामिक देश मौन क्यों है? विदेशी मीडिया ने क्यों चुप्पी साधी हुई है? सीमा हैदर के भारत आने के बाद हिंदुओं पर ऐसा नहीं है कि पहली बार अटैक हो रहा हो, लेकिन यहाँ तो बाकायदा पहले वार्न किया गया ना, और उसके बाद ये अटैक हुए हैं। इस हमले का पाकिस्तान को नया बहाना मिल गया। एक तरफ हिंदुस्तान की आवाम है जो सीमा हैदर को हर तरह से अपना मान चुकी है, उसे अपनी बहू, अपनी भाभी, अपनी बेटी कह रही है। ये हमारा बड़प्पन है, ये हमारी सहिष्णुता है और इसमें कोई किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। हम भी सीमा हैदर से उतनी ही मोहब्बत करेंगे जब वो एकदम प्रोसेस के तहत यहाँ की नागरिकता हासिल कर लेंगी। हम उनकी मोहब्बत को सर आंखों पर रखेंगे जब वो हिंदुस्तान के कानून के तहत यहाँ की नागरिकता ले लेंगी। लेकिन उससे पहले हम माफ़ी चाहते हैं सीमा हैदर आपसे और आपके बच्चों से, क्योंकि हम हर बार जख्म खा चुके हैं और वो भी तब जब हमने पाकिस्तान पर यकीन किया है। हमने आपके बच्चों को अपना लिया, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो हिंदुओं पर हमले करने से नहीं चूक रहा। अब इसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की आवाम में हिंदुस्तान के खिलाफ भरी नफरत को, या फिर उन्हें जो सीमा हैदर को लाइमलाइट में लाए हैं उनको? आज इस सवाल का जवाब हमें खोजना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर कह रही हूं, सीमा हैदर और उनकी मोहब्बत, अगर वो सच में मोहब्बत करती हैं तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अपने वतन से मोहब्बत आपकी मोहब्बत से ज़्यादा है। आगे बढ़ेंगे। मोहब्बत के नाम से आजकल जिक्र 24 के चुनाव पर एक दूसरे से इन पार्टियों की मोहब्बत का जिक्र भी आ रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, जिसका मकसद 2024 के चुनाव के पहले महागठबंधन बनाना है। लेकिन बात शुरू करते हैं देश की आज़ादी के वक्त से, और ज़रा सब्र से सुनिएगा ऐसा क्यों। जब देश आज़ाद हुआ था तब छोटी बड़ी 565 रियासतें हुआ करती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल तब गृह मंत्री थे। उन्होंने साम दाम दंड भेद सारी नीतियों का इस्तेमाल करके इन रियासतों को या इन सारे छोटे छोटे रियासतों को भारत में मिला दिया, उनका विलय करवा दिया और एक मजबूत लोकतांत्रिक देश बनाया।
लेकिन आज़ादी के बाद 76 साल बीत जाने के बाद भारत में 565 रियासतों की जगह सैकड़ों नई नई रियासतें बनती दिख रही हैं। और गलत मत समझिएगा, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बात कर रही हूँ। आज रियासतें कहाँ हैं, ये किस चीज़ का जिक्र है? आज किसी राजा का राज तो चल ही नहीं रहा। किस जगह पर राजा के बेटे या बेटी को राजपाट दिया जा रहा है, बताइए। मुझे लगता है आपके मन में ये सारे सवाल आ रहे होंगे और ये सवाल मुझसे पूछ रहे होंगे आप। ये सब सवाल आ रहे हैं या आ रहे होंगे और ये स्वाभाविक है, आने भी चाहिए। आप इस तस्वीर को देखिए, ये बेंगलुरु में आज मीटिंग कर रही राजनीतिक पार्टियों की तस्वीर है। आज बेंगलुरु में 26 पार्टियां जमा हुई। जाहिर है ये सभी पार्टियां अगले साल यानी 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रही हैं। सियासी पार्टियों को यह हक है कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकती है। इससे पहले 17 जून को भी पटना में इनमें से 15 पार्टियां जुटी थी। इस लिहाज से आज इन विपक्षी दलों की ये दूसरी मीटिंग है। इस बार इनमें 11 नई पार्टियों को जोड़ दिया गया है, यानी विपक्ष का कुनबा बड़ा है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें मौजूद पार्टियों को देखो अगर आप गौर से, तो साफ नजर आता है कि ज्यादातर पार्टियां वो है जिनके अध्यक्ष या कर्ता धर्ता वो नेता हैं जिन्हें सियासत विरासत में मिली है। आप देख सकते हैं बेंगलुरु में मौजूद कुछ सियासी पार्टियों का विरासत वाला कनेक्शन क्या है। इनमें कांग्रेस है, ये आपके सामने, फिर डीएमके है, टीएमसी है, आरजेडी है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक दल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, उद्धव ठाकरे गुट की, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, अपना दल है। ये वो सारी पार्टियां हैं जिनकी फैमिली पिक्चर आपके सामने रख रही हूं। ऐसा लगता है कि ये पार्टी का नहीं बल्कि एक फैमिली का इतिहास हो। इन पारिवारिक पार्टियों की खास बात यह है कि इनका नेतृत्व या रिमोट हमेशा किसी ना किसी परिवार के पास रहा है। इनमें कुछ अपनी पार्टियों के अध्यक्ष हैं, कुछ सीएम हैं या सीएम रह चुके हैं, कुछ मंत्री हैं तो कुछ सांसद और विधायक हैं। इनमें ऐसे नेता भी हैं जो किसी पोस्ट के बगैर भी अपनी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की इस बैठक का सियासी मकसद क्या है, इसके लिए मैं आपको जयंत चौधरी की इस बाइट को सुनाती हूं। Bengaluru is a little far from Delhi, but we all have to find our way back to Delhi. That is my comment on this. Entire opposition needs to work together and forge a path to Delhi for the common citizens of India. यानी ये पार्टियां इस एकता के जरिए बीजेपी के सामने मजबूत चुनौती पेश करना चाहती हैं। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो राजनीति में परिवारवाद की खुलकर मुखालफत करती रही हैं। इनमें बीजेपी है, लेफ्ट पार्टियां भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ खुलकर हमला करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए दीमक हैं। पिछले महीने 27 जून को भोपाल की रैली में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर हमला करके ये साफ कर दिया कि 2024 में भी उनके निशाने पर परिवारवादी पार्टियां रहेंगी। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए।
हालांकि आज बीजेपी से भी इस मसले पर सवाल विपक्ष की तरफ से किए गए, जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने एक बार फिर से एनडीए के साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि वहां भी राजभर एंड फैमिली को लेकर परिवारवाद वाला जो आरोप है वो लगातार लगता रहा है। परिवारवाद निश्चित रूप से हमारे देश की राजनीति की कड़वी सच्चाई है, लेकिन कोई पार्टी इसे खुलकर मंजूर करती है क्या? कई पार्टियों में पीढ़ियों से परिवारवाद चल रहा है। कुछ पार्टियों में परिवारवाद की शुरुआत हो ही रही है और इन पार्टियों की फर्स्ट फैमिली की दूसरी कतार रेस में है। परिवारवादी दल यूपीए में है, एनडीए में भी है। कुछ परिवारवादी दल ऐसे भी हैं जो ना यूपीए में है और ना ही एनडीए में है, जैसे आंध्र की वाईएसआरसीपी, तेलंगाना की भारतीय राष्ट्र समिति, ओडिशा की बीजू जनता दल। मतलब परिवारवाद के दलदल में सब के सब डूबे हुए हैं। ऐसे में सवाल आज की मीटिंग पर है, परिवारवाद पर है। इस सवाल पर आगे बढ़ूं उससे पहले एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा आपको सुनाना चाहती हूं। यह किस्सा है बिहार के पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़ा हुआ। वाकया 1985 का है। तब बिहार में विपक्षी नेता मिलकर विधानसभा के उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी उन दिनों विपक्ष के विधायक दल के नेता हुआ करते थे। तब उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामजीवन सिंह ने उनसे कहा कि मुझे अपने कोटे से केवल एक ही टिकट चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी ने सोचा कि वो अपने लिए टिकट मांग रहे होंगे, तो उन्होंने कहा आपका टिकट तो फाइनल है। लेकिन जब रामजीवन सिंह ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके बेटे रामनाथ ठाकुर के लिए टिकट मांग रहा हूं, ये सुनकर कर्पूरी जी गुस्सा गए। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे बेटे को विधायक का टिकट देंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं एक परिवार में एक ही टिकट के सिद्धांत का समर्थक हूं। पार्टी को अगर लगता है कि मेरा बेटा ज़्यादा काबिल है तो उसे ही टिकट दे दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनकी ये बात सुनकर सब हैरत में पड़ गए, लेकिन फिर सब नेताओं ने उन्हें मना लिया कि ठीक है, आप ही चुनाव लड़िए, आपके बेटे को चुनाव नहीं लड़ने देंगे या उन्हें टिकट नहीं देंगे। राजनीति का एक वो भी दौर था जब परिवार हित से ज़्यादा विचार और सिद्धांत और राष्ट्र हित को मान्य दिया जाता था। आज की राजनीति में आप ये कल्पना कर सकते हैं? आज तो यही सुनने में आता है कि फला नेता अपने बेटे और बेटी या रिश्तेदार की टिकट के लिए अड़ गया है, उसको ये मिनिस्ट्रियल बर्थ चाहिए। इन छोटी बड़ी पार्टियों के नेता ये सब इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इन सब के पास एक निश्चित वोट बैंक है। उन्हें ये भरोसा है कि उनका वोट बैंक उनके साथ रहेगा, यानी आप उनके साथ रहेंगे। इस वोट के जरिए दूसरी पार्टियों से वो मोलभाव करते हैं, गठबंधन बनाते हैं। लेकिन इन पार्टियों में एक पैटर्न साफ नजर आता है। इन पार्टियों का नंबर एक नेता और दूसरी कतार का नेता एक ही पार्टी का होता है। ये उनका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, बेटा नहीं तो भतीजा हो सकता है, लेकिन रहेगा वो परिवार का ही। सारी रीजनल पार्टियों की यही हालत है। कांग्रेस में भी ऐसा ही है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक यही हुआ। हालांकि आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन पार्टी में ये परिवार हर बड़े फैसले में शामिल होता है। हमारे देश में हमने लोकतंत्र का वेस्टमिनिस्टर सिस्टम अपनाया है। मतलब हमारे लोकतंत्र का ढांचा बहुत कुछ इंग्लैंड जैसा है। इंग्लैंड में राजशाही के साथ लोकतंत्र है। वहाँ राजा के पास असली पावर नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर के पास असली पावर है। लेकिन वहाँ भी भारत या हमारे पड़ोसी देशों की तरह पार्टियों में एक परिवार की नहीं चलती है। जो मुल्क अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब हम रिसर्च कर रहे थे तब हमने पाया जो भी मुल्क अंग्रेज़ों के गुलाम रहे वहाँ अब राजशाही तो नहीं है, लेकिन इन देशों की सियासत में राजशाही वाला पैटर्न बिल्कुल एक साई का है। आप चाहे पाकिस्तान को देख लीजिए, वहाँ पर भुट्टो परिवार, नवाज शरीफ परिवार या दूसरे राजनीतिक परिवार हैं। नेपाल को देख लीजिए, वहाँ पर कोइराला जैसे सियासी परिवार है। श्रीलंका में सेना नायके, राजपक्षे, जयवर्धने, या फिर बांग्लादेश का जिक्र कर लीजिए आप, जहाँ शेख हसीना और खालिदा जिया जैसे नेता हैं।
एशिया के कई और देशों में भी आपको सियासी खानदान दिखेंगे, लेकिन जब आप कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे अमेरिका का सिस्टम देखेंगे ना, तो वहाँ उन्होंने पार्टियों में एक शख्स या एक फैमिली को हावी होने ही नहीं दिया। अमेरिका में सीनियर कैनेडी कार्टर और बुश और क्लिंटन और बाइडेन जैसी पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, लेकिन इनमें से कोई ताउम्र अपनी पार्टी का ना तो अध्यक्ष रहा, ना ही कुर्सी का एकमात्र दावेदार रहा। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन लोकतंत्र में फैमिली फर्स्ट वाली मानसिकता हम में अभी भी बरकरार है। जब तक लोकतंत्र में फैमिली की बजाय टैलेंट को तरजीह नहीं मिलेगी, हमारा लोकतंत्र मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम मजबूती से वहां तो रहेंगे, लेकिन वो जो हमारे हर परेशानी, हर चैलेंज से लड़ने का मादा है, वो कहीं ना कहीं चोटिल होता रहेगा। और इसीलिए एज अ वोटर आपको बहुत सोच समझ के अपने वोटों को एकदम संजो कर रखना चाहिए और सोच समझकर उसे किसी पार्टी को सौंपना चाहिए। अब आगे बढ़ रही हूँ और जो खबर आपके सामने रखने वाली हूँ वो अंडमान निकोबार आइलैंड की है। पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। पीएम मोदी टर्मिनल का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। लगभग 710 करोड़ रुपए की लागत से बना ये टर्मिनल अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी की कनेक्टिविटी को बढ़ा देगा। लगभग 40,800 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में ये जो टर्मिनल बना है या टर्मिनल भवन जो है वो सालाना लगभग 50 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर 80 करोड़ रुपए की लागत से 2 बोइंग 767, बोइंग 400 और 2 एयरबस 321 प्रकार के विमानों के लिए एक एप्रन का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे एयरपोर्ट पर एक वक्त में 10 हवाई जहाज़ों की पार्किंग हो सकेगी। इस नए टर्मिनल को बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। नया टर्मिनल भवन शंख के आकार की संरचना का है, जो समुद्र और द्वीपों को दर्शाएगा। पूरे टर्मिनल में प्रतिदिन 12 घंटे के लिए 100% प्राकृतिक रोशनी होगी, जो छत पर लगे रोशनदानों से मिलने वाली है। भवन में 28 चेक इन काउंटर, 3 यात्री बोर्डिंग ब्रिज और 4 कन्वीनर बेल्ट रहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि टर्मिनल इमारत जो है वो हवाई यातायात को बढ़ावा देगी और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने में मदद करेगी। इससे लोकल लेवल पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की इकोनॉमी को बूस्ट जो है वो मिलने वाला है। आइए अब आपको ये समझाते हैं कि मालदीव्स का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। ये देश अपने खूबसूरत बीचेस के लिए भी जाना जाता है, लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इससे भी खूबसूरत बीचेस और लोकेशंस जो मौजूद हैं, अब वो आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब अंडमान निकोबार पहुंचने वाले और मालदीव्स जाने वाले टूरिस्ट के आंकड़े अब आपके सामने रख रही हैं और ये अंतर कितना बड़ा है उसे समझ लीजिए। अंडमान निकोबार को मालदीव का विकल्प बनाया जा सकता है। मई 2023 तक 1,11,564 टूरिस्ट पहुंचे थे वहां पर, जबकि 1 मार्च 2023 तक मालदीव्स में 3,56,538 टूरिस्ट पहुंचे। अंतर आप देख लीजिए। 2022 में अंडमान निकोबार में 1,36,190 टूरिस्ट पहुंचे, जबकि 2022 में मालदीव्स में 16,75,303 टूरिस्ट पहुंचे, जिनमें 2,40,000 इंडियन शामिल थे, इंडियन टूरिस्ट थे। 2021 में भी आप देख लीजिए आंकड़ा क्या था। 2021 में मालदीव का आंकड़ा भी आपके सामने है। कितना अंतर है आप समझ पा रहे होंगे। यानी अंडमान निकोबार में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें बढ़ावा देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ये वो खबर है जिस पर मेरा हिंदुस्तान, वो फीलिंग कि देखिए अब कैसे बदल रहा है सब कुछ, कैसे प्रगति की तरफ इस वक्त वो इलाके हैं जहां आप सोचा नहीं करते थे कि हमें जाना चाहिए, इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारी जेन जेड ने इसे भले ही एक्सप्लोर किया है, लेकिन आप खुद से पूछिए, आप गए हैं क्या? आज द रूबिका लियाकत शो में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।